बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQ नंबर 1 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, हम उसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर काट देते हैं तो हमारे पास एक हिस्सा है, उसकी स्टिफनेस के ऊपर यानी कि के की वैल्यू के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं और सोल्यूशन के अंदर दिखाया हुआ है, जब हम उस स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो उसकी जो स्टिफनेस है यानी कि उसका जो सख्तपन होगा स्प्रिंग का, वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा। MCQ नंबर 2 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है उसकी पैरेलल कम्बिनेशन का क्या आंसर होगा। जैसे कि हम जानते हैं जब हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो एक स्प्रिंग की जो स्टिफनेस होगी 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी और उसको हम जब पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं तो 3K + 3K + 3K = 9K हमारा आंसर होगा। MCQ नंबर 3 के अंदर पूछा गया कि एक बॉडी एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होगा। जैसे कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाएगा वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। MCQ नंबर 4 के अंदर पूछा गया कि एक पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एग्जीक्यूट कर रहा है, वो पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करता है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो हाफ एम्पलीट्यूड के बराबर जिस वक्त वो पहुंचेगा तो कितना टाइम पीरियड उसका होगा। जैसे कि कैलकुलेशन के अंदर दिखाया x = x0 sin ω t, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो टाइम पीरियड आता है t = t/12 यानी कि हमारा टाइम पीरियड होगा t/12। MCQ नंबर 5 के अंदर बताया गया कि पार्टिकल मूव कर रहा है टाइम पीरियड t के अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, वो एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है हाफ एम्पलीट्यूड है, उसका टाइम पीरियड कितना होगा। जैसे कि हम जानते हैं x = x0 sin ω t, sin ω t कन्वर्ट हो जाता है cos ω t के अंदर। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट पे जो हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं t = t/6 यानी कि टाइम पीरियड हमारा होगा t/6, ऑप्शन बी। MCQ नंबर 6 के अंदर एक इक्वेशन दिखाई गई है 2y = 8 sin 4πt। इस इक्वेशन के अंदर से हमने एम्पलीट्यूड की वैल्यू और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू बतानी है। जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 को कैलकुलेट करते हैं तो हम हासिल करते हैं y = 4 sin 4πt इक्वेशन 1, और हमारे पास जो इक्वेशन है x = x0 sin ω t। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 4π रेडियन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 7 के अंदर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है और उसकी मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी v है। अगर उसका एम्पलीट्यूड को हम डबल कर दें तो वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं v = x0 ω, तो एम्पलीट्यूड को डबल करने से उसकी वेलोसिटी 2 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी। MCQ नंबर 8 के अंदर बताया गया एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मौजूद है, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर दें तो टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि सोल्यूशन में दिखाया गया है वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एनर्जी है, तो एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करने से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एनर्जी इंक्रीज कर जाती हैं, लेकिन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड के इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, रिमेन सेम। MCQ नंबर 9 के अंदर पूछा है सेकंड पेडोला की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सेकंड पेडोला का पहले टाइम पीरियड का पता होना जरूरी है। सेकंड पेडोला का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। f = 1/2, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी का आंसर होगा 0.5 हर्ट्ज, ऑप्शन सी। MCQ नंबर 10 के अंदर बताया गया कि लड़की है वो झूले के अंदर बैठी और झूला झूल रही है, उसकी जो पोजीशन है वो झूले के अंदर बैठी हुई है। जैसे ही वो झूले के अंदर खड़ी होती है तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि डायग्राम्स के अंदर सोल्यूशन के अंदर दिखाया हुआ है, जो इनिशियल पोजीशन है उसमें उसकी लेंथ ज़्यादा है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। फाइनल पोजीशन में वो झूले के अंदर खड़ी हो जाती है जिसकी वजह उसकी लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। लेंथ के डिक्रीज़ होने की वजह से उसका टाइम पीरियड डिक्रीज़ यानी कि शॉर्टर हो जाएगा। MCQ नंबर 11 के अंदर पूछा है प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट किसके इक्वल है। जैसे कि हम जानते हैं f × t, या फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल है, t के साथ कैंसिल होगा। सोल्यूशन के अंदर दिखाया भी हुआ है, तो प्रोडक्ट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट होगा = 1 होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 12 के अंदर बताया गया एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो x0 है और
सेंटर पोजीशन के ऊपर यानी कि हाफ पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और हाफ पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, तो उस जगह के ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखा है इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा x इज इक्वल टू x नॉट डिवाइडिंग बाई 2 स्क्वायर रूट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 13 के अंदर बताया गया एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, उसका एम्पलीट्यूड ए है। हमने फ्रैक्शन बताना है यानी कि रेशोज बतानी है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान, जिस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट हाफ एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया हुआ है, फार्मूलाज का मेमोराइज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आता है 4/3। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 14 के अंदर पूछा गया कि मास स्प्रिंग सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड नहीं करती, किस से इंडिपेंडेंट है। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर फार्मूला लिखा है टोटल एनर्जी 1/2 k x नॉट का स्क्वायर, कि ये एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की नेचर के ऊपर यानी कि उस मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है, स्टिफनेस वगैरह के ऊपर। तो ये मास ऑफ बॉडी मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 15 के अंदर पूछा गया कि माइक्रोफोन है, उसका डायाफ्राम वाइब्रेट करता है, वो किस वजह से वाइब्रेट करता है। फ्री वाइब्रेशन की वजह से, डम्प्ड वाइब्रेशन की वजह से, फोर्स वाइब्रेशन की वजह से, इलेक्ट्रिकली मेंटेन्ड वाइब्रेशन की वजह से। वाइब्रेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, और सोल्यूशन में तमाम की कंडीशंस भी बताई गई हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, फोर्स वाइब्रेशन। एमसीक्यू नंबर 16 में पूछा गया कि हम रेडियो की ट्यूनिंग कर रहे हैं और उसको सेट कर रहे हैं किसी भी जगह के ऊपर, वो किसकी एग्जांपल है। मैकेनिकल रेजोनेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है, म्यूजिकल रेजोनेंस है या फ्री वाइब्रेशन है। जिस वक्त हम रेडियो को ट्यून कर रहे होते हैं तो वो रेजोनेंस इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होगी। एमसीक्यू नंबर 17 के अंदर पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती है, कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये मेमोरी के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 2450 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। एमसीक्यू नंबर 18 के अंदर पूछा गया कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व, एक रेजोनेंस सिस्टम है, उसकी कर्व शार्प हो गई यानी कि उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया है, तो वो सिस्टम किस चीज़ पे डिपेंड करके, किस वजह से होता है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है, फ्रिक्शनल लॉस होता है। तो जिस वक्त किसी भी सिस्टम का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा होता है तो फ्रिक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 19 के अंदर पूछा गया जिस वक्त रेजोनेंस होती है तो एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी कम ट्रांसफ़र होती है मतलब ज़ीरो ट्रांसफ़र होती है, मिनिमम ट्रांसफ़र होती है, मैक्सिमम होती है, या बहुत ही स्लो ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि फार्मूला है एनर्जी का E इज इक्वल टू 1/2 k x नॉट का स्क्वायर। तो उस वक्त आपकी एनर्जी एम्पलीट्यूड के इंक्रीज़ करने से या रेजोनेंस के होने से आपकी एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 20 के अंदर पूछा है रेजोनेंस इज डेंजरस। रेजोनेंस किसके अंदर डेंजरस है। माइक्रोवेव ओवन में, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो में, एरोप्लेन विंग में, स्विंग में। तो हमें जो नज़र आ रहा है कि एरोप्लेन विंग्स के अंदर रेजोनेंस के इंक्रीज़ करने से, एम्पलीट्यूड के वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करने की वजह से जो एरोप्लेन का विंग्स होगा उसके टूटने का खदशा होगा। तो जो डेंजरस रेजोनेंस इज़ डेंजरस एरोप्लेन विंग्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर।